हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, टकाटक, एकदम खैरियत, बहरंट, एकदम मौजा में मामला। मेवाड़ राजवंश अपना चल रहा है। मेवाड़ राजवंश में अपन ने महाराणा प्रताप तक एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अमर सिंह और उनके बाद में आने वाले जो शासक हैं वो अपन कर रहे हैं। ठीक है। राजे सिंह के बारे में थोड़ा सा विस्तृत है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए कुछ राज सिंह का पोर्शन इस क्लास में करेंगे और बाकी जो बच गया और उनके बाद के जो शासक हैं मेवाड़ के, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत किसी तरह को, कोई परेशानी है? अरे कछु खे भी दिया करो यार, सान बैठ रहे हम कहा है? चलो शुरू करें। चलो, शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को किसने बंदी बना लिया था? यानी कि वो मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने अब्दुल रहीम खान खाना की महिलाओं को बंदी बना लिया था मुगल शिविर पर आक्रमण करके? कौन था वो? महाराणा प्रताप थे क्या, अमर सिंह थे, भीम सिंह थे, या मान सिंह? कौन थे बताओ? कक्षा के अंदर अपने डिस्कस किया था ये कि महाराणा अमर सिंह भी बहुत वीर योद्धा थे और इन्होंने ही दिवेर का युद्ध या दिवेर की जो विजय है उसके अंदर अमर सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। उससे पहले इन्होंने क्या किया, मुगल शिविर लग रहा था शेरपुर के अंदर, वहां पे अटैक करा और अब्दुल रहीम खान खाना की जो परिवार की जो जनाना थी उनको पकड़ करके ले आया। वो कारण ऐसा था कि क्योंकि जो सामने वाला पक्ष है वो भी इस तरह के काम किया करता था, है ना, वैवाहिक संबंध स्थापित कर देना, दबाव डालना शादी के लिए, और भी बहुत सारे गलत काम। तो अमर सिंह भी ने भी क्या है, इस तरह का एक प्रतीकात्मक रूप से पकड़ के आक्रमण किया और बंदी बना के ले आए। लेकिन जब महाराणा प्रताप को इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने ससम्मान इनको पुनः लौटा दिया। तो ये जो नारी गरिमा और नारी सम्मान की जो राजस्थान की परंपरा है उसको महाराणा प्रताप ने बनाए रखा, उसकी अद्भुत मिसाल पेश की। अगर महाराणा प्रताप की जगह अगर कोई दूसरा मुस्लिम शासक होता तो शायद ऐसा नहीं करता। ये जो वाकया है ये हमारी राजस्थान अध्ययन की जो नई पुस्तक है कक्षा 9 की हमारा राजस्थान, उसके अंदर विवरण दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें नाम है अब्दुल रहीम, करने वाले हैं महाराणा अमर सिंह, और स्थान का नाम है शेरपुर। कहीं से भी घुमा फिरा करके सवाल पूछा जा सकता है, तो आपका काम है इसको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। जहांगीर ने सम्राट बनने के बाद जिनको मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा उनका सही क्रम क्या है? यानी कि 1 बाय 1 बताइए आप, पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। जहांगीर 1605 ईस्वी के अंदर शासक बन गया था, ठीक है ना। उसके बाद में उसने लगातार 3-4 आदमियों को भेजा लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर 1608, फिर 1609, फिर 1612 और फिर 1613 लगातार इसने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए दस्ते भेजे, सैनिक दस्ते भेजे, सेनाएं भेजी। उनका सही क्रम बताना पहले कौन कौन कैसे कैसे आए थे। तो जब क्लास ली थी तो मैंने बताया था, और कुछ नहीं तो उनका क्रम जरूर याद कर लेना, सम के हिसाब से पूछा जा सकता है, तो पूछा नहीं गया है तो सवाल बनता है यहाँ से। किस किस को भेजा था? महावत खां, उसके बाद अब्दुल्ला, उसके बाद राजा बासु या मिर्जा अजीज, या फिर महावत खां फिर राजा बासु फिर मिर्जा अजीज कोका और अब्दुल्ला, या फिर महावत खां फिर राजा बासु फिर अब्दुल्ला और मिर्जा अजीज कोका। अब्दुल्ला को पहले भेजा या महावत खां को पहले भेजा, राजा बासु को, मिर्जा अजीज कोका को किसने भेजा? तो महावत खां इसको भेजा गया था 1608 के अंदर, अब्दुल्ला को भेजा गया 1609 के अंदर, राजा बासु को भेजा गया 1612 में, और मिर्जा अजीज कोका को भेजा गया 1613 में। तो जो ऑप्शन ए है यही बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रख लेना इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलेंगे आगे भाई, बताओ तो सही है?
चलो, महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? अगला सवाल ये है, सिंपल सा सवाल है, राज्याभिषेक से संबंधित सवाल आते हैं। उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का कहाँ पे हुआ? अमर सिंह का भी पूछा जा सकता है। तो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में, चावंड में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़ में। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अमर सिंह शासक बनते हैं। इनका राज्याभिषेक किया जाता है। कहाँ किया जाता है? थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओ तो कहाँ किया जाएगा? कुंभलगढ़ या चित्तौड़, है ना, क्योंकि लगातार फाइटें हो रही थी, है ना, ये सब क्षेत्र थोड़े छिन गए थे। चित्तौड़ तो बिल्कुल ही नहीं है। चित्तौड़ और मांडलगढ़, इसके अंदर तो महाराणा प्रताप स्वयं कभी एज ए महाराणा प्रवेश नहीं कर पाए थे, है ना। गोगुंदा भी नहीं, कुंभलगढ़ भी नहीं, चावंड हो सकता है, क्योंकि चावंड को ही उन्होंने राजधानी बना रखा था। सेकंड राजधानी जो बनाई थी महाराणा प्रताप ने, चावंड को ही बनाई थी। तो राज्याभिषेक इनका चावंड के अंदर ही किया गया था अमर सिंह का। अगला सवाल देखो, 1613 ईस्वी के अंदर मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु स्वयं जहांगीर ने आकर कहां अपना दरबार लगाया? ये जो अपन ने पहले बात की, मिर्जा अजीज कोका तक, ठीक है ना, इन सबको भेजा लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। फिर फाइनली क्या है, खुद आया था ये जहांगीर, और आकर के इसने अजमेर के अंदर जियारत करी ख्वाजा साहब के पास में आकर के, और वहां पे इसने अजमेर में आया तो अजमेर में इसने अपना दरबार लगाया। और इनका जो बेटा था शाहजहां, वो शाहजहां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाहजहां 30,000 से अधिक की मुगल सेना लेकर के, शाही सेना लेकर के मेवाड़ की तरफ भागा। और इस समय ऐसा हुआ, क्योंकि लगातार बैक टू बैक आक्रमण हो रहे थे, मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि ना कुछ उपजा जा रहा था, ना कुछ व्यापार किया जा रहा था। तो जन सामान्य जो है उसका जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। तो लोगों को लगने लगा, मेवाड़ सरदारों को भी लगने लगा कि कब तक ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोई तो अंत आएगा इसका। तो जब इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो पूरे मेवाड़ को बर्बाद करके रख दिया, तहस नहस करके रख दिया, अकाल जैसी स्थिति कर दी, आगजनी, लूट मार, हर जगह अकाल जैसी कंडीशन उत्पन्न कर दी इन्होंने। तो इससे परेशान होकर के, इससे दुखी होकर के सभी सरदारों ने अमर सिंह पर दबाव बनाया कि संधि कर लो यार, कुछ नहीं धरा, अब ऐसे कब तक चलता रहेगा, है ना। और इसी बीच के अंदर इनका पुत्र था कर्ण सिंह, उमर सिंह का। कमर सिंह भी क्या, कर्ण सिंह भी संधि के पक्ष में था, और इसी की मध्यस्थता से संधि हुई थी। तो इस पूरे विवरण में जहांगीर आता है। जहांगीर कहाँ दरबार लगाता है? बात ये, मुगल सम्राट आया, उसने राजस्थान के अंदर कहीं दरबार लगाया। दरबार का मतलब शासक बैठा है, अब अपने बेटे को भेजा कि जाओ तुम आक्रमण करो और मुझे सूचना दो। तो अजमेर के अंदर इसने अपना दरबार लगाया, ठीक है। दरबार ऐसे नहीं सब राजाओं को मिलने जुलने के लिए, दरबार का मतलब ऐसे कि वो रुक गया वहां पे, है ना, पूरी एक छावनी टाइप की बना रखी है, पूरी सुख सुविधाओं से संबंधित, और फिर अपने बेटे को भेजा गया। अजमेर है, ध्यान रखिए। अगला सवाल, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी। मैंने कहा था तारीख ध्यान में रखनी, और तारीख को याद करने का थोड़ा सन का तरीका भी होता है। 5 फरवरी 1615, 15 फरवरी 1615, 25 फरवरी 1615, 20 फरवरी 1615। किस दिन तारीख? तो आपको 1615 तो हर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, फरवरी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तारीख पता करनी है यार। तो मैंने कहा आपको कि कर्ण सिंह की मध्यस्थता से संधि की गई, मुगल मेवाड़ संधि हुई, महाराणा अमर सिंह फाइनली फिर राजी हुए, कुछ शर्तों के ऊपर संधि हुई। इस बात का अमर सिंह को बहुत दुख भी हुआ, और पूरे जीवन में इस संधि के बाद में फिर वो सक्रिय राजनीति के अंदर भाग लेना उन्होंने बंद कर दिया था, और वो एकांतवास में जीवन व्यतीत करते थे अमर सिंह, और इसी दुख के साथ में उनकी मृत्यु हो गई। तो तारीख कौन सी? वो है 5 फरवरी। ध्यान रखना है इसको, 5 फरवरी, ठीक है। ये 15 इधर आ ही रखा है, 15 के बाद में एक से कम जीरो करके कैसे भी याद कर लो, 05 करना है इधर से, 5 लास्ट की डिजिट याद रखनी है 5। तो 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई। कुछ शर्तों के ऊपर संधि हुई, वो देखते हैं क्या है। तो निम्न में से कौन सी शर्त मुगल मेवाड़ संधि में सम्मिलित नहीं थी? कौन सी शर्त मुगल मेवाड़ संधि जो भी अपन ने देखी 5 फरवरी 1615 को, उसमें से कौन सी शर्त सम्मिलित नहीं थी? पहली बात क्या ये सम्मिलित नहीं था कि महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित ना होगा, महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होगा, शाही सेना में महाराणा की 3000 सवार रखेगा, चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं की जाएगी,
तो बिल्कुल ये शर्तें रखी गई थी कि महाराणा जो है वो खुद कभी भी बादशाह के दरबार में उपस्थित नहीं होगा, और मेवाड़ के ही जो राजवंश था उसको इस बात से छूट मिली। अन्य सभी जिन्होंने भी रियासतों ने संधियां की, उनमें सबके साथ में ऐसा था कि उनको उपस्थिति देनी होती थी दरबार के अंदर, मुगल दरबार के अंदर। तो वहाँ पे क्या है कि सलाम और ये जो है इस तरह से सारा कुछ किया जाता था, तो महाराणा को ये सब कुछ पसंद नहीं था, तो उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया। तो बिल्कुल ये बात थी कि दरबार के अंदर कभी उपस्थित नहीं होगा, ये सही बात है। और लेकिन इसमें ये भी रखा गया कि खुद नहीं होगा सम्मिलित, ठीक है, दरबार में नहीं आएगा, लेकिन अपने बेटे को शाही दरबार की सेवा के अंदर जरूर रखा जाएगा। तो इस बात को माना गया, और इसी के संबंध में कर्ण सिंह जो है वो मुगल सेवा के अंदर चला गया, अमर सिंह का बेटा। चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी, बिल्कुल ये एंड तक चलता रहा, और इसी से संबंधित राज सिंह का एक विवाद भी होता है, युद्ध भी होता है औरंगजेब से संबंधित। तो चित्तौड़ किले की मरम्मत के लिए मना कर दिया था, क्योंकि चित्तौड़ किला बहुत मजबूत था, इसको वापस से ठीक कर दिया जाता तो फिर से एक चुनौती खड़ी हो जाती। तो ये भी बात सही है। अब बच गई एक ही, शाही सेना में महाराणा 3,000 सवार रखे, जबकि एक्चुअल में था ये कि 3 नहीं 1,000 सवार रखना था उसको। शाही सेना के अंदर 3,000 का सवार नहीं रखना था, 1,000 का सवार रखना था। तो शर्त में ये सम्मिलित नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, बाकी सब ठीक था। इसके अलावा एक चीज और थी कि जो मेवाड़ जो है, मेवाड़ राजवंशों को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए विवश नहीं किया जाए, क्योंकि सबके साथ में ऐसा था, वैवाहिक संबंध स्थापित करना संधियों में लिखा रहता था। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए विवश नहीं किया जाए, यह भी संधि के अंदर सम्मिलित था। ठीक है जी, चलो आगे चलो। आहड़ की महासतियों की छत्रियों में सबसे पहली छतरी किसकी? आहड़ की महासतियों की छतरियां हैं, उसके अंदर सबसे पहली छतरी किसकी बनी थी? तो वो महाराणा अमर सिंह की बनी थी। ठीक है, सबसे पहली छतरी। मृत्यु हो गई थी इनकी भी, है ना, 1620 के अंदर इनके देहांत हो गया था महाराणा अमर सिंह का। अपने देखा था गोद भवन करके जगह है, गोगुद भवन, गोगुद भवन में इनकी अंत्येष्टि हुई थी। उदयपुर में इनकी मृत्यु हुई, अंत्येष्टि इनकी गोगुद भवन में हुई। और आहड़ के अंदर महासतियों की छतरियों में सबसे पहली छतरी जो बनी वो महाराणा अमर सिंह की बनी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो जी। निम्न में से किसकी मध्यस्थता से मुगल मेवाड़ संधि हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? फिर से याद दिला रहा हूं, 5 फरवरी 1615 को। ठीक है, मैंने बार बार कहा है कि जो अमर सिंह का पुत्र था कर्ण सिंह, उसकी मध्यस्थता से मुगल मेवाड़ संधि हुई। और जब ये क्या है सूचना मिली, शाहजहां ने जब जहांगीर को बताया कि मेवाड़ का जो राजघराना है वो संधि के लिए तैयार हो गया, तो ऐसा आता है कि तुरंत जहांगीर ने क्या है केसर से अपने हाथ धोए और अपने हाथ की जो छाप है उस पेपर के ऊपर जो खत इसे भेजा गया था शाहजहां के द्वारा, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई, छाप लगाई और लिख करके भेजा कि चाहे जैसे भी हो, मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ राजघराना हमारे अधीनता स्वीकार करेगा। इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती, चाहे किसी भी शर्त पे किसी भी तरीके से वो संधि को तैयार हुए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह की मध्यस्थता से, मध्यस्थता की बात चल रही है, ठीक है ना, मध्यस्थता से संधि की गई मुगल मेवाड़ संधि। मेवाड़ का वह पहला शासक कौन था जिसके लिए राणा की पदवी का फरमान मुगल दरबार से भेजा गया? अब देखो, इससे पहले मुगल मेवाड़ संधि हुई नहीं थी, है ना, अमर सिंह के टाइम पे हुई। अमर सिंह ने 1620 में देहांत हो गया और उससे पहले इनका राज्याभिषेक किया जा चुका था। तो जस्ट इसके बाद में राज्याभिषेक किसका होना था, है कि नहीं? तो वो शासक जैसे बनेगा राज्याभिषेक होगा, तो राज्याभिषेक के समय ही क्या है, राणा की पदवी का फरमान मुगल दरबार से आया। तो जस्ट अमर सिंह के बाद में शासक बना था कर्ण सिंह। ये 1620 से लेकर के और 1628 तक इसका समय रहा था। ठीक, तो मुगल दरबार से राणा की पदवी पाने वाला पहला शासक जो था मेवाड़ का, वो था कर्ण सिंह।
अब इसने शांति व्यवस्था कायम की, मुगल सेना के अंदर ही काम कर चुका था, तो थोड़ा सा उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर है उससे भी ये रूबरू परिचित था। तो इसने क्या शांति व्यवस्था की, नई बस्तियां बसाई, व्यापार वगैरह का थोड़ा सा काम किया, खेतीबाड़ी के लिए काम किया इसने, थोड़े से और कुछ ऐसे मंदिर महल वगैरह बनवाने का काम शुरू किया, जिसको उसके बाद के अंदर जो जगत सिंह आया, जगत सिंह ने उन चीजों को पूरा करवाया। तो इसके काल के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित हुई। महाराणा कर्ण सिंह के टाइम में बहुत समय के बाद में, विक्रमादित्य के से लेकर के अमर सिंह तक का समय जो है, उसके बाद के अंदर पूरा जो, क्योंकि लगातार बैक टू बैक युद्ध हो रहे थे, युद्ध से पूरा मेवाड़ जर्जर हो गया था। पहाड़ी जो युद्ध है, जो गोरिल्ला युद्ध है, उसकी सहायता लेकर के थोड़ा सा अपने को किसी भी तरीके से ये प्रतिरोध किया करते थे, लेकिन जो आम जनजीवन था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, बर्बाद हो गया था। फाइनली जब 1613 के अंदर शाहजहां ने जब आक्रमण किया तो वो बिल्कुल जर्जरा गया, पूरी तरह से चरमरा गई पूरी की पूरी व्यवस्था, और देन फिर उसके बाद के अंदर संधि के लिए तैयार हुए। कर्ण सिंह ने अपना शासन संभाला तो इसने वापस से उद्धार किया, शांति व्यवस्था कायम की, व्यापार में थोड़ी सी उन्नति करी इसने। ये भी प्रश्न थोड़ा पूछा जा सकता है कि लास्ट एकदम महाराणा सांगा के बाद के अंदर जो शासक आए है ना, विक्रमादित्य पकड़ लो, विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, उसके बाद के अंदर मेवाड़ की स्थिति निरंतर चलती गई, व्यापार में उन्नति किसके समय हुई, बहुत समय के बाद में, तो कर्ण सिंह के टाइम पे। ठीक है जी, चलो आगे चलो। निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने खुर्रम यानी कि शाहजहां को अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह के दौरान अपने यहाँ शरण दी थी? खुर्रम ने यानी शाहजहां ने जहांगीर से विद्रोह कर दिया था, जहांगीर से विद्रोह करके वो मुगल सम्राट था, तो आकर के इसने क्या है, कर्ण सिंह के पास में पहुंचा। कर्ण सिंह ने क्या किया, पिछोला झील के जो महल है वहां के अंदर इसको बस थोड़ी शरण दी, और मांडू के रास्ते से होते हुए दक्षिण भेज दिया। किसको? शाहजहां को। तो इसने क्या है, थोड़ी कूटनीतिक तरीके से काम किया था कर्ण सिंह ने। इसने क्या है, शाहजहां को शरण दे करके उसे अपना एहसानमंद तो बना ही लिया, साथ ही साथ लंबे समय तक रखा नहीं अपने पास में। लंबे समय तक रखता तो जहांगीर जो है उसे कोप का भाजन बनना पड़ता, मुगल सम्राट के कोप का भाजन बनना पड़ता। तो इसने थोड़ी राजनीति से, थोड़ी कूटनीति से काम लिया। खुर्रम को भी क्या है, शरण दे दी, वो आया तो, और थोड़े टाइम के बाद में उसको बैक डोर से यानी कि पीछे के रास्ते से, मांडू के रास्ते से होते हुए उसने दक्षिण की तरफ भेज दिया। तो ऐसे करके दोनों पासे में खेल गया। तो वो शासक था कर्ण सिंह ही था। ठीक है जी, आगे चलो। जगन्नाथ मंदिर का सूत्रधार कौन था? भाणा, अर्जुन, कृष्णभट्ट, देवराज। ये क्लास में मैंने समझाया था आपको। अर्जुन जो है उसकी देखरेख में काम हुआ था। कृष्णभट्ट ने एक दूसरी चीज का लिखा हुआ है, ये भाण या भाणा नाम मिलता है इसका। ये जगन्नाथ मंदिर का सूत्रधार था। जगन्नाथ मंदिर जो है उसकी जो आर्किटेक्चर वगैरह है उसका सूत्रधार यही था। कौन था? भाण या भाणा। नाम ध्यान रखिएगा इसको। जगन्नाथ मंदिर, जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, यहीं से, इसी के पास में इन्होंने जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी खुदवाई महाराणा जगत सिंह ने। अभी जगन्नाथ राय प्रशस्ति आ गई, इसके रचयिता की बात आ गई। ये जगत सिंह के टाइम बने हुए हैं। जगन्नाथ से जगत सिंह समझ लेना, जो कर्ण सिंह के बाद में शासक बने। ठीक है ना। तो प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? भाणा थे, ये आपने देख लिया, बिल्कुल नहीं थे, ये तो मंदिर के से संबंधित है। अर्जुन, इनकी देखरेख के अंदर मंदिर का काम हुआ था। प्रशस्ति के रचयिता की बात कर रही है ना। जैसे अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता किसको मानते हैं अपन? कवि अत्रि और कवि महेश को। तो वैसे प्रशस्ति के रचयिता की बात कर रही है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कौन? देवराज नहीं थे, कृष्णभट्ट। कृष्णभट्ट ताइलंग। कृष्णभट्ट ने जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना की थी। ध्यान रखिएगा, इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंस आया है। चलो जी आगे चलो। अब जगदीश मंदिर के पास के अंदर एक मंदिर और बना हुआ है, क्लास में भी हमने बताया था, उसको धाय का मंदिर कहते हैं। धाय मतलब जो दाई होती है, दाई माँ होती है, जो शिशु का पालन पोषण करती है। उस धाय के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये जगदीश जो थे है ना, महाराणा जगत सिंह, उनकी दाई थी। तो उस दाई ने ही इस धाय मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन थी वो? नौजूबाई थी, धन्नाबाई थी, जगताबाई थी, कि मानीबाई थी? तो मैंने कहा था इसको ध्यान रख लेना, ये प्रश्न आ सकता है। थोड़ा छोटा सा फैक्ट है, कहीं से भी उठ के कभी भी आ सकता है। इनका नाम था नौजूबाई।
नोजूबाई ने धाई के मंदिर, जो जगदीश मंदिर है उसके पास में जो धाई का मंदिर है उसका निर्माण नोजूबाई ने करवाया। किस महाराणा के समय प्रतापगढ़ जागीर मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा मेवाड़ से स्वतंत्र करा दी गई? यानी कि क्या है, मेवाड़ का जो शासन है, मेवाड़ का जो साम्राज्य था, उस मेवाड़ साम्राज्य के अंदर जो प्रतापगढ़, जो वर्तमान के अंदर एक जिला है, तो उस प्रतापगढ़ को मेवाड़ से मुक्त करा दिया गया। यानी कि उसकी जो अधीनता है, या ऐसे कहें कि उनका जो सुपरविजन है, उनकी जो पर्यवेक्षण है, या कैसे भी तरीके से प्रतापगढ़ को मुक्त करा दिया गया था। मुक्त कराने वाला था शाहजहां। तो किसके टाइम पे हुई थी ये घटना? क्योंकि फिर बाद में एक शासक आता है जिसने वापस से प्रतापगढ़ को अपने मेवाड़ साम्राज्य में मिला लिया। तो वो जगत सिंह के समय हुआ था ऐसा। शाहजहां ने प्रतापगढ़ को पृथक कर दिया गया था, इससे मेवाड़ से। ठीक है ना, आगे चले जी। किस मेवाड़ शासक ने मुगल मेवाड़ संधि के विपरीत चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया? प्रारंभ है प्रश्न, देखना इसमें प्रारंभ किसने किया। ठीक है ना, क्योंकि संधि हमने देखी, उसके अंदर चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं कराने की बात कही गई थी कि चित्तौड़ किले की मरम्मत आप लोग नहीं करवाओगे। तो संधि के विपरीत ऐसा कौन सा मेवाड़ शासक था पहला प्रारंभ करने वाला, जिसने इस संधि का थोड़ा उल्लंघन करके चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया? क्या वो जगत सिंह था, क्या राज सिंह था, जसवंत सिंह था, कर्ण सिंह था? अब यहाँ पे बहुत से महानुभाव आप लोग राज सिंह को आंसर लगाएंगे, क्योंकि इसी समय पे ज्यादा तरीके से काम किया गया था। फिर सेना भेजी गई थी, उसने बुर्ज और कंगूरों को तोड़ करके वापस लौट गई थी। लेकिन प्रारंभ जो किया था वापस से चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण करवाना, उसकी मरम्मत करवाने का काम वो जगत सिंह ने किया। ध्यान रखना इस बात को, जगत सिंह ने इसका प्रारंभ किया था। प्रश्न में प्रारंभ ही है। ठीक है ना, अगर प्रश्न कुछ दूसरे तरीके से आता है, चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई और फिर बाद में मुगल सेना भेजी गई, तो किसके समय भेजी गई? तो वो राज सिंह है, ना कि जगत सिंह। क्लियर? अगला सवाल, निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने राज्याभिषेक के बाद में रत्न तुला का दान करवाया? ये क्लास में मैंने समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत के अंदर रत्न तुला दान का एकमात्र लिखित जो प्रमाण मिलता है, एकमात्र लिखित जो स्रोत है, लिखित जो प्रमाण है, वो इस रत्न तुला दान का ही मिलता है पूरे भारत के अंदर। तो वो कौन शासक था जिसने राज्याभिषेक के बाद में ये शासक एकलिंग जी गए, वहां पे उन्होंने रत्न का तुला दान करवाया। यहाँ पे पूरे रत्न है, सोने चांदी की बात नहीं हो रही, रत्न, हीरे मोती, पन्ने, जवाहरात, अशरफियां, है ना? अशरफियां तो कह रहे नहीं है, लेकिन रत्न जो होता है डायमंड, है ना, उससे तुला दान करवाया था, ना कि सोने चांदी से। तो कौन था वो? जगत सिंह का तो काम हो लिया, राज सिंह आए थे। राज सिंह ने एकमात्र पूरे भारत में रत्न तुला दान का जो प्रमाण मिलता है, लिखित प्रमाण, लिखित स्रोत से जो प्रमाण मिलता है, वो राज सिंह का मिलता है। तो राज सिंह ने राज्याभिषेक किया, राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ, फिर वो एकलिंग जी के मंदिर गए ढोक लगाने, देन फिर वहां पे इन्होंने रत्न का तुला दान किया। उनके वजन के बराबर का तुला दान समझते ही हो, ये अपनी ताकड़ी बात है जी। ताकड़ी बाट के अंदर एक तरफ तो शासक बैठ गए, कोई भी बैठ जाता है, और एक तरफ जो है उसकी वजन के बराबर का दान दिया जाता है। अब वो सोने का है, चांदी का, पैसे का, रुपयों का, फल फ्रूट का, कैसे भी वर्तमान में भी करवाते हैं लोग बाग, फिर उसको क्या है गरीबों में दान कर देते हैं। तो इन्होंने रत्नों का तुला दान किया था। रत्न छोटा होता है लेकिन बहुत महंगा होता है। कोई भी जो हीरा अगर आप देखोगे तो उसकी साइज थोड़ी छोटी होती है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। और रत्न जितना महंगा होता है उसकी मांग उतनी ज्यादा होती है। तो इन्होंने रत्न का तुला दान किया था। किसने किया था? राज सिंह ने किया। ध्यान रहेगी बात, बिल्कुल। चलो, अब राज सिंह ने चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत जो प्रारंभ कर दी थी जगत सिंह ने, उसको निरंतर बनाए रखा, इसने बंद नहीं किया था उसको। अब ये मरम्मत करवा रहा था, उसकी खबर लगी गई शाहजहां को, ठीक है ना। तो शाहजहां ने एक सेना भेजी, शाही सेना, उसको पता लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। जहांगीर हो चुका था काम, जहांगीर के बाद में शाहजहां मुगल सम्राट बन चुका था। तो
ये शाहजहां उस समय अजमेर में आया हुआ था, ये भी जियारत करने आया। तो इसने क्या किया, एक सैनिक दस्ता भेजा, बड़ा सारा दस्ता नहीं था, ये पूरी सेना थी, शाही सेना, 30,000 की शाही सेना, 30,000 की शाही सेना को चित्तौड़ के दुर्ग को बिखेरने के लिए, मतलब पूरा डहा दो उसको, डहाने के लिए मुगल सेना भेजी। तो किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? सादुल्ला खां के नेतृत्व में, अब्दुल्ला बेग के नेतृत्व में, आसिफ खां या जफर बेग के नेतृत्व। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो कक्षा में, तो आसिफ खां और जफर बेग ये तो प्रारंभ के अंदर ही थे, जब जैसे ही जहांगीर शासक बना था तो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जब महाराणा अमर सिंह का शासन था, तब 3-4 लोगों को भेजा था, उसमें आसिफ खां जफर बेग भी था। तो ये तो एनिमिलेट कर दो। अब बारी आती है अब्दुल्ला बेग, ये अब्दाल बेग लिखा हुआ है, अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला, मैं सही से लिख देता हूं, ये अब्दुल्ला है, ठीक है, अब्दुल्ला ही। तो अब कंफ्यूजन है अब्दुल्ला बेग और सादुल्ला खान। तो अब्दुल्ला बेग को तो क्या है, जांच करने के लिए भेजा था, क्लास में भी मैंने बताया था, इसको जांच करने के लिए भेजा था कि भाई तू जा चेक करके आ कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब ये गया तो इसने सही पाया कि नहीं वास्तव में हो रहा साहब, उसकी मरम्मत हो रही है। फिर शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व के अंदर 30,000 की मुगल सेना भेजी। तो प्रश्न यही है किसके नेतृत्व में भेजा गया था, तो सादुल्ला खां के नेतृत्व में मुगल सेना को भेजा गया। आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, किस मेवाड़ शासक ने मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्र मांडलगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया? अब ये अपन बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले ही कि मांडलगढ़ और चित्तौड़ जो है ये चला गया था, महाराणा प्रताप भी इसको नहीं वापस ला पाए थे, लेकिन जब 1615 की जो संधि हुई उसके अंदर चित्तौड़ पुनः लौटा दिया गया था, इस शर्त के ऊपर कि आप उसकी मरम्मत नहीं करोगे, लेकिन मांडलगढ़ नहीं दिया। तो क्या हुआ, इस दौरान में एक बीच में घटना होती है जब मुगलों के अंदर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ जाता है, औरंगजेब, दारा शिकोह वगैरह। तो उस चीज का फायदा उठाते हुए महाराणा जो राज सिंह थे, उन्होंने क्या है, मेवाड़ के जो अपने पुराने खोए हुए क्षेत्र थे जो मेवाड़ के अधीन थे, उनको वापस अपने अधिकार में कर लिया। तो इन्होंने भिड़ते क्या, मांडलगढ़ के ऊपर अटैक किया। मांडलगढ़ में जो भी किलेदार था वो आक्रमण को देख करके वो भाग खड़ा हुआ और मांडलगढ़ मेवाड़ के अंदर बहुत टाइम के बाद के अंदर वापस से मिला लिया गया। तो ऐसे खोया हुआ क्षेत्र जो मांडलगढ़ था वो महाराणा राज सिंह ने वापस से मेवाड़ के अंदर मिलाया। महाराणा जो राज सिंह है वो काफी बहादुर, काफी चतुर, काफी कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। इसके बाद में इन्होंने टीका दौड़ भी आरंभ करी थी, है ना। ये प्रश्न आगे देखेंगे, मैंने बीच में गलती बोल दिया। चलो, राज सिंह इसका आंसर होगा। आगे चलो, किस शासक ने मेवाड़ राजकुल की जो टीका दौड़ की परंपरा थी उसको पुनः शुरू करवाया? तो भी मैं बोल ही चुका हूं, तो वो राज सिंह थे। टीका दौड़ है मतलब इन्होंने क्या, टीका दौड़ में ऐसा होता है कि जो मुगलों ने, इन्होंने क्या, उद्देश्य तो इनका ये था कि मुगलों ने जो मेवाड़ के राज्य जो अपने अधीन कर रखे हैं उन क्षेत्रों को वापस से मेवाड़ के अंदर मिलाना इनका उद्देश्य था। तो उन्होंने पुरानी परंपरा थी टीका दौड़ की। टीका दौड़ एक तरीके से आप समझ सकते हो जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, उसमें ऐसा होता था कि यज्ञ करने के बाद के अंदर घोड़े को फिर खुला छोड़ दिया जाता, तो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से निकलता था वो क्षेत्र उस संबंधित राजा का हो जाता था। अगर किसी को वो पसंद नहीं आ रहा है, अपना क्षेत्र नहीं देना है, तो उसे घोड़ा रोकना होता था, घोड़ा रोक करके और चुनौती देनी होती थी। एक तरीके से चुनौती पहले से दी जा रही थी घोड़े के माध्यम से कि जिसने भी घोड़ा रोका उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो वो उसको घोड़े को रोक करके युद्ध करना पड़ता था। अगर वो जीत जाता तो उसका साम्राज्य नहीं मिलता, अगर हार जाता या घोड़े को जाने देता तो उसका क्षेत्र संबंधित उस राजा से के साम्राज्य में मिल जाता था। ये अश्वमेध यज्ञ में होता था। टीका दौड़ में कुछ ऐसा ही है। टीका दौड़ के अंदर क्या दौड़ वगैरह होती थी, तो उसके अंदर जिस जिस क्षेत्र से ये दौड़ निकलती तो वहां से उस एरिया को जो शासक है वो अपने साम्राज्य में सम्मिलित करता चला जाता, ठीक है ना। अगर किसी ने चुनौती को स्वीकार किया और तो फिर उसको युद्ध करना पड़ता। तो इन्होंने क्या है कि जहाजपुर से होते हुए पूरा मतलब टोंक, मालपुरा और केकड़ी, चाकसू तक का जो एरिया है पूरा का पूरा इन्होंने अपने दायरे के अंदर ला दिया। मेवाड़ से पूरा चाकसू यानी कि चाकसू, सांबर, जयपुर तक, है ना। भीलवाड़ा से होते हुए टोंक, मालपुरा, चाकसू से सांबर का जो एरिया है वहां तक इन्होंने क्या है पूरा एरिया ले लिया था। और इन्होंने चाकसू और सांबर के एरिया के आसपास आकर के यहाँ से इन्होंने दंड वसूला। दंड मतलब टैक्स वसूला।
टीका दौड़ में। तो इन एरियो को भी महाराणा राज सिंह ने अपने मेवाड़ साम्राज्य के अंदर मुगल साम्राज्य के होते हुए, है ना, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये किसका फायदा लेकर के? जो उस समय पे उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था मुगलों के बीच में, उसका फायदा उठा। तो चतुर तो था ही, चतुर भी था, बहादुर भी था। औरंगजेब को बहुत चुनौतियां दी थी इन्होंने, तो महाराणा राज सिंह थे। ठीक है जी, आगे चलो। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती किसकी अनन्य भक्त थी? इन्हीं के समय के अंदर चारुमती से संबंधित एक प्रकरण होता है। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह होते हैं, ठीक है ना। रूप सिंह जो है, उनकी बेटी होती है बहुत सुंदर चारुमती, इनका भाई होता है मान सिंह। तो औरंगजेब ने जो क्या है, चारुमती से विवाह करने के लिए किशनगढ़ के राजा जो रूप सिंह है ना, उनको मना लेता है, मान सिंह को मना लेता है। अब क्या है कि चारुमती जो है वो वैष्णव भक्त थी, वैष्णव अनुयायी थी। यानी कि प्रश्न यही है कि किसकी अनन्य भक्त थी? चारुमती किसकी अनन्य भक्त थी? श्री कृष्ण की, राम की, शिव की, गणेश जी की। तो ये वैष्णव भक्त थी। श्री कृष्ण जो है उनकी अनन्य भक्त थी। इन्होंने एक लेटर लिखा महाराणा राज सिंह को कि साहब मैं जो हूँ, मैं उस औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती, वो क्योंकि वो मेरे धर्म जो है उसको ना वो मानेगा, ना उसको सम्मान देगा, और मैं किसी दूसरे धर्म में जाना नहीं चाहती। तो आप कृपया करिए, अगर आप आ सकते हैं तो आप मेरे आकर के धर्म की रक्षा कीजिए और मुझसे ब्याह कर लीजिए। जब ये लेटर राज सिंह को मिला तो राज सिंह बिना एक पल गवाए हुए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ काफी धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे ये, औरंगजेब मुगल बादशाह, उसकी शादी होने वाली है ना, बादशाह की शादी होने वाली है, उसकी जिससे शादी होने वाली है उसकी फियोंसे को भगा करके ले जाना या उसे शादी कर लेना, ऐसे काम के लिए बहुत बड़ा कलेजा, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। यानी कि पूरे पूरे मुगल साम्राज्य जो है उसको चुनौती दी एक तरीके से। ठीक है ना, धर्म पे बात आ गई है तो कोई बात नहीं। तो राज सिंह गए अपनी सेना के साथ के अंदर, और लगभग 1660 ना, 1660 या 1680 एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उस टाइम के अंदर जाकर के इन्होंने चारुमती से ब्याह कर लिया। सेना से ही थे, गए थे ये, और ब्याह करके ले आए और उनके धर्म की रक्षा की। तो चारुमती श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ये प्रश्न पूछने का रीजन यही था कि पूरा प्रकरण जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस हो। ठीक है ना, किसकी बेटी थी, क्या था क्या नहीं था, वो सब ठीक है। राज सिंह ने ही इनसे ब्याह किया था, तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठीक है जी, तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारे राज सिंह हो गए, अमर सिंह से लेकर के राज सिंह तक। अब राज सिंह के बारे में और भी बहुत कुछ बच गया है, इसको अगली कक्षा के अंदर करेंगे। ठीक है ना, राज सिंह का जो बच गया वो, और उसके बाद में और जो मेवाड़ के शासक हुए वो सारे हम अगली कक्षा के अंदर करेंगे। तो बस पढ़ते रहो, बिल्कुल खींच करके एग्जाम पास में आ गया। 1% सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, जितने ज्यादा हो सकते हैं एमसीक्यूज निकालो, थोड़ा पढ़ो, ज्यादा प्रैक्टिस करो। यहाँ पे गलती करो, घर पे गलती करो, लाइव क्लास में गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती करो। अगर आप यहाँ गलती करोगे तो वो गलती क्या है, दोबारा दोहराई नहीं जाएगी एग्जाम पे। अगर इस डर के मारे ही अगर आप क्या है क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आंसर नहीं लगाते, तो उससे नुकसान आपका ही हो। तो अगर यहाँ पे गलती होती है तो दिमाग में क्या होता है, हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, अरे यार ये आंसर लगाना था, मैंने ये लगा दिया, गलत हो। अब आप उस समय ये सोचा करो कि अगर मैं एग्जाम में भी ये गलती करता तो क्या हाल हो, तो तुरंत से क्या है दिमाग उस बात को सेटल कर लेता है और वो गलती दोबारा एग्जाम में नहीं दोहराई। इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जितना हो सके पढ़ो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 करो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। तो बस अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।